हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 12 नवंबर 2025 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं 2026 का, तो उनके लिए इस तरीके की जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं, जिसमें टोटल 51 टेस्ट्स आपको मिलेंगे ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाके भी इसको एनरोल कर सकते हैं। और सी सेट लाइव क्लासेस का हमारा जो बैच है वो 9 नवंबर से शुरू हो चुका है। तो इस बैच में भी अगर आप लोग एनरोल करना चाहें तो 1299 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं फॉर 50 स्टूडेंट्स। ठीक है। और जो भी एक दो क्लासेस हुई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। बाकी आप लाइव क्लासेस जो है वो डेली की अटेंड इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप पूरा 1299 एक साथ पे नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपना ट्रायल या डेमो क्लासेस कर सकते हैं ओनली एट 49 रुपीज़। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर आप 49 रुपीज़ पे करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या जो टेलीग्राम आईडी है या फिर जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर आप पेमेंट के बाद मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जो हमारे ट्रायल क्लासेस का या डेमो क्लासेस का जो एक टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ के थ्रू आप लोगों को डेली क्लासेस के लिंक मिलेंगे, तो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और इन 49 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा, लगभग 8 से 9 क्लासेस जो है वो हमारी बेसिक्स की रहती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वो मिलेंगी। और साथ ही साथ एक टॉपिक क्वांट और एक टॉपिक रीजनिंग की आपको क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है। ऑल दिस इन जस्ट 49 रुपीज़। और अगर ट्रायल क्लासेस या डेमो क्लासेस के बाद आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके जो पूरा का पूरा फुल कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो परसों शाम दिल्ली के लाल किले के पास एक धमाका हुआ है, कार में ब्लास्ट हुआ है, तो उसको लेकर यहाँ पर जांच चल रही है और कुछ लोगों का यहाँ पर नाम सामने आया है, जिसमें से ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर्स हैं। ठीक है। फरीदाबाद का एक यहाँ पर हॉस्पिटल है, दैट इज़ एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ अल फलाह। यहाँ पर ये लोग कुछ लोग काम करते हैं। ठीक है। तो इनके तार बेसिकली आपस में जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उसके एक दिन पहले ही फरीदाबाद में काफ़ी बड़ा एक आप कह सकते हैं एक्सप्लोजिव्स का स्टॉक जो है वो सीज किया गया था। तो जो एजेंसीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो इस चीज़ को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस ब्लास्ट का कुछ कनेक्शन उस एक्सप्लोजिव जो मिला है उससे है या नहीं है। तो उस तरीके का यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि भारत पे जो टैरिफ है उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है। टैरिफ जो टैरिफ डी ये जो ट्रेड डील है जो अमेरिका और भारत के बीच में एक व्यापार समझौता को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे हैं दोनों ही तरफ से, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि हम बहुत क्लोज हैं उस ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए। और जब वो ट्रेड डील हो जाएगी तो भारत के ऊपर जो टैरिफ्स है वो काफ़ी कम कर दिए जाएंगे। अभी इंडिया के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ लगाया गया है। 25% तो टैरिफ है, उसमें 25% पेनल्टी है, और पेनल्टी इसलिए लगाई गई है क्योंकि भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में, ठीक है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में रशिया से तेल खरीद रहा था, और ना तो उसको लेकर भी अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों पहले रशिया के जो दो मेजर ऑयल कंपनीज थी, है ना, उनके ऊपर ल्यूक ऑयल और रोजनेफ्ट, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। तो उसके बाद भारत ने भी उनसे तेल खरीदना काफ़ी कम कर दिया था। तो उसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इंडिया ने अब रशियन ऑयल को परचेज़ करना काफ़ी हद तक कम कर दिया है और हम लोग ट्रेड डील के काफ़ी नज़दीक हैं, ट्रेड डील हमारी होने वाली है। तो उसके बाद भारत के ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो काफ़ी कम कर दिए जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधे एक्सप्लेन पेज पर आएंगे। बीच में ऐसा कोई खास खबर नहीं है ना। एक्सप्लेन पेज पर भी अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ खास नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर भी अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, लेट मी गेट टू दैट। ठीक है।
तो दिस इज़ अवर एक्सप्लेन पेज। यहाँ पर जो पहला आर्टिकल दिया हुआ है, मतलब ये जो बड़ा वाला आर्टिकल दिया हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। यहाँ पर बेसिकली अभी जो प्रधानमंत्री मोदी गए हुए हैं भूटान की यात्रा पर, 2 दिनों की भूटान की यात्रा पर गए हुए हैं, और वहाँ पर जो ओकेजन है वो वहाँ के जो एक फॉर्मर किंग हुआ करते थे, मतलब जो अभी भूटान के किंग हैं जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनके जो फादर हैं, ठीक है, जो आपको इधर दिख रहे हैं, दैट इज़ जिग्मे सिंगे वांगचुक, इनका 70वां जन्मदिन का वहाँ पर जो है वो उपलक्ष्य है, मौका है। तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए हैं। तो इनको बेसिकली जो है ये जिग्मे सिंगे वांगचुक, इनको बेसिकली K4 भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में बताया गया है कि इनके मतलब इनके कार्यकाल के दौरान भारत के साथ भूटान के संबंध किस तरीके से रहे, है ना, क्या क्या इनको भारत ने जो है वो सपोर्ट किया, और ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो जस्ट इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे और ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है ना। तो एक बार पढ़ लेना, क्लियर है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस आर्टिकल की कि यूएस इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, नेवर अ लीडर बट स्टिल सिग्निफिकेंट। अब ये फिर से चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस बार की जो COP30 हो रही है, दैट इज़ ब्राज़ील के बेलम शहर में, वहाँ पर अमेरिका ने अपने को उससे दूर रखा है, ठीक है। अमेरिका ने कहा है कि हम उस जो COP30 हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रही है, एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो एनुअल समिट है अंडर UNFCCC, उसमें अमेरिका शामिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये मतलब क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, जलवायु परिवर्तन के अगेंस्ट जो एक ग्लोबल फाइट चल रही है, जो पूरी दुनिया के देश उससे लड़ रहे हैं, उसमें अगर हम अमेरिका की स्थिति की बात करें तो अमेरिका कभी भी इस फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज में कभी भी एक लीडर की भूमिका में नहीं रहा है, ठीक है। हैज़ नेवर बीन अ लीडर इन दिस फाइट, और दिस यू कैन से, इसको ये जो टैकल कर रहे हैं हम इस समस्या को इसमें, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है वो एक सिग्निफिकेंट पोजीशन रखता है। तो क्या यहाँ पर इशू है वो हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि एक, आई होप आपको दिख रहा हो थोड़ा सा, मैं इतना आई थिंक ठीक है, इतना ठीक है ना। एक ऐसे देश के लिए जिसके लीडरशिप ने अपने को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर रखा है ना, अमेरिका ने खुद को पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है ना, एंड टर्न्ड क्लाइमेट स्केप्टिक। क्लाइमेट स्केप्टिक मतलब कि उसके अगेंस्ट में, अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, it has perhaps no surprise that the United States has almost no presence in the COP30 climate conference in Belém, Brazil, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि COP30 जो ब्राज़ील के बेलम शहर में चल रही है, वहाँ पर अमेरिका की कोई प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। अब अमेरिका जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट हिस्टोरिकल एमिटर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, यानी कि अगर हम हिस्टोरिकल टाइम से बात करें, खासकर हम लोग बात करते हैं जो आपका प्री इंडस्ट्रियल एज रही है, वहाँ से अगर हम बात करें, मतलब उसके बाद से, तो अभी तक का जितना भी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हुआ है, उसमें अमेरिका का रोल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये अमेरिका का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के पास फाइनेंसेस को मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है ना, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। तो इन चीज़ों की वजह से, मतलब वो भले ग्रीन हाउस गैसेस का एमिटर रहा है सबसे ज़्यादा, लेकिन अभी उसके पास इन चीज़ की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है कि वो जो ये फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज चल रही है, जो ये ग्लोबल फाइट चल रही है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इसको वो लीड करे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसके पास कैपेबिलिटी भी है कि वो लीड कर सकता है। लेकिन अंडर ट्रंप, ठीक है, लेकिन जब से ट्रंप ने कार्यकाल संभाला है, फॉर द फर्स्ट टाइम द यूएस सीम्स टू हैव डिसाइडेड टू डू अ नो शो एट COP30, ठीक है। तो लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, कि अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि वो COP में शामिल नहीं होगी, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है COP30, उसमें शामिल नहीं होगी। द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कंट्री डेलीगेट्स रिलीज बाय द ऑर्गेनाइजर्स एंड द पब्लिश बाय यूके पब्लिकेशन कार्बन ब्रीफ हैज़ नो नेम्स फ्रॉम द यूएस, यानी कि जो भी अलग अलग देशों के डेलीगेट्स उस COP30 में शामिल होने वाले हैं,
है ना, जो लिस्ट ये ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा जारी की गई है और जिसको एक यूके पब्लिकेशन है कार्बन ब्रीफ उसने पब्लिश किया है, उसमें अमेरिका से कोई भी नाम नहीं है। ठीक, अब अगर हम COP30 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दिस माइट नॉट एंटायरली बी बैड। तो ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसमें नहीं आ रहा है तो ये कोई बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात नहीं भी है। ठीक है, यानी कि यार रिड्यूस्ड इन्वॉल्वमेंट और कंप्लीट एब्सेंस वुड मीन स्मॉलर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द यूएस ट्राइंग टू रिटार्ड द प्रोग्रेस बीइंग मेड, है ना। यानी कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपने प्रेजेंस को कम किया है, या एक तरीके से आप कहिए कि बिल्कुल ही ख़त्म किया है। कॉप में वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इससे होगा ये कि जो अभी तक तरक्कियां की गई हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो उसकी ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है, उसमें कोई रिटार्डेशन नहीं आएगी। मतलब कोई एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई उसको कोई वो नहीं करेगा, रोकने की कोशिश नहीं करेगा उस प्रोग्रेस को, है ना। क्योंकि अमेरिका जो है वो बीच बीच में अलग अलग तरीके के क्लॉज डाल के टांग अड़ाता है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, एंड दिस इज अ रियल एप्रीहेंशन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अर्लियर दिस ईयर अंडरकट इंटरनेशनल एफर्ट्स टू रेगुलेट एमिशंस फ्रॉम द शिपिंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने इस साल के शुरुआत में क्या किया था कि जो इंटरनेशनल एफर्ट्स किए जा रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में एमिशन को रेगुलेट करने के लिए, उसमें भी उसने थोड़ा सा जो है वो अंडर कटिंग की थी या टांग अड़ाया था, उसमें भी आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब यूएस आउट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड नॉट ऑफ UNFCCC। देखो, ये जो एनुअल 2 हफ्तों का इवेंट है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, COP कहा जाता है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है किसकी? जो UNFCCC है वो, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1994 का एक मदर एग्रीमेंट है ना। और इसमें बेसिकली ब्रॉड प्रिंसिपल्स ले डाउन किए जाते हैं फॉर ग्लोबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब जो डिस्कशंस हैं क्योटो, ये इस पर COP में जो डिस्कशंस होते हैं या जो डिस्कशंस इसमें हुए हैं, वहाँ से बेसिकली 2 एग्री वो निकल के आए हैं प्रोटोकॉल्स। मतलब जो UNFCCC के अंतर्गत जो कॉप होती हैं, उनमें जो भी डिस्कशंस होते हैं, उनमें से अभी तक की अगर हम बात करें तो 2 प्रोमिनेंट प्रोटोकॉल्स निकल के आए हैं। एक है क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था, और दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट जो आया था 2015 में। ठीक है, और ये जो इस तरीके के प्रोटोकॉल्स निकल के आते हैं या जो इस तरीके के एग्रीमेंट्स निकल के आते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं कि UNFCCC जो ये कन्वेंशन है ना, जो ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इसमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो ग्लोबल एक्शन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो यहाँ पर होता है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट में यही कहा गया था, जो मेजर पॉइंट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कि हमें जो ग्लोबल एवरेज एनुअल टेम्परेचर राइज है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स रखना है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो टेम्परेचर की लिमिट डिफाइन की गई है, या हमें इस टेम्परेचर लिमिट को अडेयर करना है, फॉलो करना है, ब्रीच नहीं करना है, ये कहाँ से आया? ये बेसिकली है क्या? ये वही है ना, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो ग्लोबल एक्शन है वही है। अब वो ग्लोबल एक्शन बेसिकली क्या है कि हमें क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना है या क्लाइमेट चेंज नहीं होने देना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। तो कैसे रोका जाएगा? सिर्फ कहने से तो नहीं होगा, है ना। कुछ क्वांटिफिएबल टारगेट, और क्वांटिफिएबल टारगेट क्या है? वही कि हमें टेम्परेचर राइज को नहीं बढ़ने देना है, एक वैल्यू दे दी गई है। हालांकि कई लोग उसका जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं कि आर्बिट्ररी लिमिट्स है 1.5 डिग्री की, अगर ब्रीच हो भी गया तो कोई कैटास्ट्रोफिक चेंज तो नहीं आ जाएगा, है ना, कोई तबाही तो नहीं आ जाएगी, है ना। इस तरीके की बातें होती है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो इस तरीके के प्रोटोकॉल्स या एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना, वो बेसिकली क्या है कि ये जो ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है, इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, इनको लागू करने का तरीका है ना। तो यहाँ पर अब ये लिखा है कि ये जो कॉप इवेंट्स हैं, दे ऑल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एंड दैट टू द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों जो एग्रीमेंट्स हैं वो बेसिकली उसी से निकले हैं, कॉप से ही, है ना, जो मतलब जो कन्वेंशन है उससे। तो बेसिकली अगर अगर कोई देश कॉप में शामिल होता है तो वहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को लेकर भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। अब अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया है उसने, लेकिन वो UNFCCC का अभी भी हिस्सा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा
यूनाइटेड स्टेट ने खुद को पुल आउट किया है या विड्रॉ किया है ओनली फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, लेकिन वो UNFCCC का अभी भी मेंबर है या अभी भी पार्टी है। ठीक है, और जहाँ तक बात है क्योटो प्रोटोकॉल की, तो अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल को कभी रेटिफाई किया ही नहीं। ठीक है, वो उससे एग्री करता ही नहीं था, उसने उसको कभी रेटिफाई किया ही नहीं, तो इसलिए वो उसकी पार्टी नहीं है। बट याद रखिएगा कि अमेरिका हैज़ विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, बट अमेरिका इज स्टिल अ पार्टी और स्टिल अ मेंबर ऑफ UNFCCC। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अमेरिका ने कभी भी क्योटो प्रोटोकॉल को कभी रेटिफाई नहीं किया, तो अमेरिका क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टी नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये अभी COP30 चल रही है, वहाँ पर अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए था, अमेरिका को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। जो UNFCCC की प्रोसीडिंग्स है उसमें तो कर ही सकता था, क्योंकि उसकी तो पार्टी वो है ही है। भले ही पेरिस एग्रीमेंट के को लेकर अगर कोई मीटिंग या प्रोसीडिंग होती है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बट UNFCCC में तो करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर अगली बात ये कही जा रही है कि अमेरिका हैज़ नेवर बीन अ क्लाइमेट लीडर। ठीक है, देखो, व्हाट इज एट टाइम्स ग्लॉस्ड ओवर इज दैट while Trump is a climate change denier, the US under any other president was never very proactive on climate action. In fact, it is one of the biggest laggards. देखो, कभी कभी ये बातें मतलब ज़्यादा अब आजकल फिलहाल के समय में चर्चा में रहने लगी हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते हैं, है ना, या क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कदम उठाने हैं वो उनमें बिलीव नहीं करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कल्प्रिट बनाया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि अमेरिका और प्रेसिडेंट्स के अंडर में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर या क्लाइमेट चेंज के एक्शंस को लेकर, ऐसा कभी भी नहीं रहा है ना। प्रोएक्टिव रहना तो दूर की बात रही, बट ये सबसे बड़ी लगाड़ रही है। लगाड़ का मतलब है कि जो जितना और देश एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना, ये उनके साथ भी पेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ये हमेशा उनसे पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम 1990 से लेकर, यानी कि जो UNFCCC में एक ओरिजिनल या बेस ईयर मेंशनड है, वहाँ से लेकर 2023 के बीच में अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो एनुअल एमिशंस हैं वो सिर्फ 4% कम हुए हैं, हैज़ रिड्यूस्ड ओनली बाय 4%। 2023 में अगर हम बात करें तो जो बाइडन, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति थे, तो उनके अंडर में ये प्रॉमिस किया गया था कि अमेरिका जो है वो अपने एमिशन को 2005 लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक 52% 50 से 52% तक अपने एमिशंस को कम करेगा। ठीक है, 2023 में ये प्रॉमिस किया गया था। उससे पहले का डेटा याद रखिएगा कि 1990 से लेकर 2023 के बीच में जो एनुअल एमिशन रिडक्शन हुआ है अमेरिका में, दैट इज ओनली 4%, ओनली 4%। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो ये 52% इन्होंने रिडक्शन की बात की है, वो कहा है कि 2030 तक करेंगे और 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 50% कम करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो IPCC है, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसका यही कहना है कि हमें 2030 के लेवल तक, मतलब ओवरऑल 2030 के लेवल में, मतलब 2030 तक 2019 के लेवल के कंपैरिजन में 43% जो है वो एमिशंस को रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है। ये टारगेट हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जो 52% की बात की है 2005 के लेवल के कंपैरिजन में, अगर हम उस चीज़ को 2019 के लेवल के हिसाब से देखें तो वो रिडक्शन 45 टू 46% के आसपास आता है। ठीक है, तो मतलब कोई बहुत खास यहाँ पर नहीं है। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं, मतलब एक तो ये हो गया कि अब उस अमेरिका एमिशन को रिड्यूस करने में क्या रोल प्ले कर रहा है या कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि अमेरिका का अगर हम रिकॉर्ड देखें फाइनेंस प्रोवाइड करने में या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में, तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, मॉडेस्ट रहा है। ठीक है, जबकि इस फैक्ट के बावजूद कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे अमीर रिचेस्ट कंपनियां जो हैं वो अमेरिका में है। ठीक है, और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी अमेरिका के पास है, लेकिन उसके बावजूद ना तो फाइनेंस प्रोवाइड करने में ना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में अमेरिका का रोल कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहा है। ठीक है, जो एनुअल टारगेट था कि डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल $100 बिलियन देने हैं,
100 बिलियन यूएस डॉलर देने हैं। तो इस टारगेट की अगर हम बात करें तो ये टारगेट भी कई वर्षों तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और जो भी अमाउंट डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा क्लेम किया जाता है कि हमने दिया है ना, उसको भी डेवलपिंग कंट्रीज और बाकी जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं वो उसको नहीं मानते, कि मतलब वो क्लेम सही नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज इतना पैसा दे रही हैं, ठीक है। वो किसी तरीके से अकाउंटिंग में कुछ झोल करके बता देते हैं कि हमने इतना पैसा दिया है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब बाइडेन का मतलब बाइडेन जब चुनाव हारे तो उसके बाद said that it had significantly scaled up the level of climate finance being made available to the developing countries from about 1.5 billion in this dollars in 2021 to 9.5 billion dollar in 2023, है ना। मतलब जब बाइडेन चुनाव हारे तो उनके प्रशासन ने ये कहा कि हमने जो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर जो पैसा मतलब दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ किया है। 2021 में जहां $1.5 बिलियन के आसपास दिया जाता था, वहीं हमने 2023 में इसको बढ़ा के 9.5 बिलियन तक कर दिया है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। और इनका ये भी कहना है कि जो फिस्कल ईयर है 2024 का, उसमें इन्होंने $11 बिलियन दिया है। लेकिन इस समय तक मतलब 2024 आने तक जो कंबाइंड आस्क है फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज एज अ ग्रुप हैड रीच्ड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी ये बात की गई थी कि $100 बिलियन से कुछ होगा नहीं, है ना। $300 बिलियन की बात की गई थी, है ना। लेकिन वहाँ पर फिर इशू वही आया कि उन्होंने कहा कि हम देंगे लेकिन 2035 के बाद, है ना। तो वही है कि जो इन्होंने भले ही अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया हो, लेकिन जो मांग है, जो डिमांड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा तब तक बढ़ चुकी है, ठीक है। अब यूएस इन सब चीज़ों के बावजूद यूएस का जो विड्रॉल है वो वाकई में एक सेटबैक तो है ही है, ठीक है। अमेरिका के जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, हालांकि वो बिलो पार रहे हैं, बिलो पार का मतलब है कि जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम दैट वुड स्टिल हर्ट द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो अभी भी क्लाइमेट चेंज का जो कॉज है उसको हर्ट ज़रूर करता है। अमेरिका की अगर अभी भी हम बात करें तो 11% ऑफ द एनुअल ग्लोबल एमिशंस अमेरिका से होता है, ठीक है। और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि दुनिया जो है वो अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को अचीव कर लें विदाउट सिग्निफिकेंट यूएस कंट्रीब्यूशन, कि अमेरिका अगर कंट्रीब्यूट नहीं करता है ना, रिडक्शंस को कम करने में, तो बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं वो एमिशंस को कम कर लें, ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा, ठीक है। अ बिगर इम्पैक्ट इज लाइकली टू बी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस फ्लोज। तो एक तो एमिशन रिडक्शन नहीं हो सकता अमेरिका के बिना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर जो पैसा आना है ना, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास अभी भी ये एक इन्फ्लुएंस है कि वो ग्लोबल फाइनेंस को चैनलाइज कर सकता है, ठीक है। कई सारे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मल्टीलेटरल एजेंसीज को वो कंट्रोल करता है। सबसे बड़े कुछ जो कॉरपोरेट्स हैं वो अमेरिका में ही हैं, है ना। A less than enthusiastic US could result in situation where additional financial resources would be even more difficult to mobilize। यानी कि अमेरिका जो ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहा है, तो उससे ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जो एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट की बात है, ठीक है, एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात है, वो मोबिलाइज करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक और जो एरिया है जो प्रभावित हो सकता है अमेरिका के इस तरीके के विड्रॉल से, या इस तरीके का अमेरिका का जो एक अवर्स आप कह सकते हैं एटीट्यूड दिख रहा है, वो हो सकता है क्लाइमेट रिसर्च एंड साइंस में लेकर, वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फंड्स और मैन पावर में कट किया है इन कुछ क्रूशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्लाइमेट रिसर्च में शामिल होते हैं, जैसे कि NOAA है ना, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में भी फंड कम किए गए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इससे साइंस एंड रिसर्च के ऊपर भी असर पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद लेकिन एक बात यहाँ पर यह लिखी गई है कि कई सारे गवर्नर्स और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के, वो यहाँ पर COP30 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, ऐसी कंपनी जो अमेरिका में बेस हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि क्लाइमेट को लेकर जो ट्रंप की नीतियाँ हैं या पॉलिसीज़ हैं, उनका अमेरिका में
पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं है, यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात? क्लियर है? तो बेसिकली ये अमेरिका का जो रोल है इन क्लाइमेट फाइनेंस, या आप कह सकते हैं क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन, उसमें ये अमेरिका के रोल को बता रहा है कि किस तरीके का अमेरिका का रोल अभी तक रहा है, और क्या अमेरिका का विड्रॉल कैसे जो ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है उसको इफेक्ट या इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट है, मेंस में पूछा जा सकता है ना, और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी, पर्सनैलिटी टेस्ट में भी। ठीक है, कल ही जो है वो इस साल के मेंस का रिजल्ट आया है ना। तो आप में से कोई है या आपके कोई जान पहचान में हो जिनका मेंस क्लियर हुआ हो तो ज़रूर आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं इस आर्टिकल की। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सेंटर, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो एक टसल चल रहा है या डिस्कॉर्ड चल रहा है ट्रिब्यूनल्स को लेकर, उसकी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए 2021 का एक ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज करते हुए कुछ याचिकाएं या पिटीशंस लगाई गई हैं, और इसकी सुनवाई के दौरान पिछले हफ्ते जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में काफ़ी बड़ा एक टसल देखने को मिला है। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के कंट्रोल को लेकर पिछले हफ्ते थर्सडे को बेंच, जिसको लीड कर रहे हैं CJI BR गवई, उन्होंने जो केंद्र की मांग है कि इस केस को एडजर्न कर दिया जाए, उसको लेकर नाखुशी जताई है। मतलब वो इस बात से खुश नहीं है कि केंद्र इस तरीके की रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि CJI जो है वो रिटायर होने वाले हैं अभी कुछ दिनों के बाद, 23 नवंबर को। उन्होंने जो है इस रिक्वेस्ट की जो टाइमिंग है उस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि सुनवाई जो है वो 24 नवंबर के बाद हो, मतलब CJI का ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे रिटायर होने के बाद इस मामले की सुनवाई हो, तो आप हमें साफ साफ फ्रेंकली जो है वो बता दें। ठीक है, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। अब फैसला जब सुनाया जाएगा तब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या मामला है। ये जो अभी केस चल रहा है, इससे पूरे देश में जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उन सब के ऊपर असर पड़ता है। ट्रिब्यूनल्स बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं जिनको सेटअप किया गया है ताकि ये स्पीडी और स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर सकें, है ना। ऐसे एरियाज़ में जैसे कि मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड मैटर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, तो उनमें कोर्ट में केसेस ना चलें तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि वही कोर्ट्स के ऊपर जो केस जो लोड वगैरह है वो कम हो जाए, क्योंकि कोर्ट में वैसे ही पेंडिंग केसेस इतने सारे हैं। अब सितंबर 2021 में जो मद्रास बार एसोसिएशन है उसने जो ये 2021 का एक्ट बनाया गया, दैट इज ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी। ठीक है, इस चैलेंज में ये कहा गया कि जो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट दैट वर आइडेंटिकल टू एन अर्लियर ऑर्डिनेंस विच द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन इन जुलाई 2021, पहले बेसिकली एक ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, उसके कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, लेकिन उसी तरीके के प्रोविजंस फिर ये एक्ट में डाल दिए गए, है ना। तो उसी को इन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया है। ठीक है, एसोसिएशन का ये कहना है कि बाय री इनेक्टिंग द वेरी सेम प्रोविजंस पार्लियामेंट नलीफाइड द जुडिशियल वर्डिक्ट। तो ये जो मद्रास बार एसोसिएशन है, इनका यही कहना है कि उसी तरीके के सेम प्रोविजंस जैसे ऑर्डिनेंस में थे और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, उस तरीके के सेम प्रोविजंस को आपने एक्ट में डाल दिया। तो ऐसा करने से पार्लियामेंट जो है वो जुडिशियल वर्डिक्ट को, यानी कि जो आपका न्यायपालिका का जो फैसला है उसको वो नलीफाई कर रहे हैं, मतलब उसको वो कैंसिल कर रहे हैं। तो दस इट कंटेंटेड वॉयलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये बेसिकली अगर ऐसा, मतलब जैसे ऐसा तो खैर वैसे बहुत बार हुआ है, अभी हाल ही में भी हुआ था, आपको याद होगा जो वो वाला था केस यूनियन टेरिटरी ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वाला, है ना। उसमें जो पावर्स थी कि ट्रांसफ़र पावर्स और जो ये है
एलोकेशन ऑफ क्या कहते हैं ड्यूटीज़ वगैरह जो सिविल सर्वेंट्स की होंगी दिल्ली में, वो किसके अंडर में होंगी, है ना, उसको जो है वो एलजी के अंडर में कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अलग फैसला दिया था उसमें, ठीक है। और जैसे हम बात करें उसकी जो ये इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर हुआ था, है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हो, लेकिन उसको भी सरकार ने पलट के जो एक नया एक्ट बनाया और उसमें ये कहा गया कि उसमें सीजीआई शामिल नहीं होंगे, बल्कि उसमें कौन होंगे, एक और कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो होती रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही कहा गया है कि ऐसा करके, ठीक है, कि जिस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्ट्रक डाउन किया था, उन सेम प्रोविजंस को एक एक्ट में आपने फिर से इंक्लूड कर दिया। तो ऐसा करके ये बेसिकली जुडिशियल इंडिपेंडेंस का जो प्रिंसिपल है और सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसको ये वॉयलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो टसल है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, ठीक है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो ये सिस्टम चल रहा है ये 2017 में शुरू हुआ विद द फाइनेंस एक्ट, ठीक है। इस फाइनेंस एक्ट में ये कहा गया कि सेंटर जो है वो ट्रिब्यूनल्स के लिए क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है। 2019 में इन रूल्स को, जो नोटिफाइड रूल्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसने स्ट्रक डाउन किया। एक केस था रॉजर मैथ्यू केस, रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक, ये एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स को स्ट्रक डाउन किया, ठीक है। और ये कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रही है ना, तो इसने उनको स्ट्रक डाउन किया। अब लेकिन उसके बाद सेंटर ने फिर से नए रूल्स लेके आए 2020 में, ठीक है, 2020 में फिर से नए रूल्स लेके आए, तो उसके बाद वो फिर से चैलेंज हो गए, फिर से उनको चैलेंज कर दिया गया बाय द यही जो मद्रास बार एसोसिएशन है उसके द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो रिकमेंड किए। उसमें यह कहा कि जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं उनके लिए जो कार्यकाल है वो 5 साल का होना चाहिए ताकि उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सके। और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया, मतलब उनका ये कहना था कि अगर जो टर्म है, जो टेन्योर है मेंबर्स का, अगर वो छोटा होता है ना, तो वो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को डिस्करेज करता है। मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को कैसे डिस्करेज करेगा, अगर आपने किसी पद का, जैसे अगर मैं अभी इसका एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे आपका ये है अग्निवीर, है ना, पहले से क्या होता था कि जो आर्मी वगैरह होती थी उसमें जो रिक्रूटमेंट्स होते थे वो लंबे समय के लिए होते थे, लेकिन जब से ये अग्निवीर का सिस्टम आया है ना, और उसमें ये कहा गया है कि 4 साल के लिए होगा, पर उसके बाद 25% को ही आगे कंटिन्यू कराया जाएगा, बाकी 75% को हटा दिया जाएगा। हालांकि अभी उसमें रिवीजन का कंसिडरेशन चल रहा है, बट एट प्रेजेंट तो यही सिचुएशन है ना। तो उससे मतलब इस तरीके की स्थितियों से क्या होता है कि जो मतलब मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, या आप जो कह सकते हैं कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, है ना, उनका थोड़ा सा रुझान कम हो जाता है, वो इन चीज़ों को ज्वाइन करने में थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आर्मी में मान लीजिए किसी का सपना है ना, बहुत सारे हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनका सपना होता है कि अपने देश को सर्व करना है, आर्मी में जाना है ना, बचपन से ही वो इस चीज़ की तैयारी भी करते हैं। लेकिन जब उनको यह पता लगता है कि आर्मी में जाएंगे और 4 साल के बाद ही उनको हो सकता है कि बाहर निकाल दिया जाए, 75% चांस तो है ही है कि उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 25% नहीं आगे जाना है, तो फिर इस तरीके से लोगों का जो रुझान है वो कम हो जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी उसी तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि अगर आप टेन्योर को छोटा रखते हैं तो उससे फिर मेरिटोरियस कैंडिडेट जो हैं वो इस तरीके के पद में शामिल होने से या ज्वाइन होने से डिस्करेज होते हैं। और इससे एक चीज़ और होती है कि एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस है, जो दखल है, वो बढ़ता है, ठीक है। अब लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र ने अप्रैल 2021 में एक ऑर्डिनेंस लेके आए, और ऑर्डिनेंस में ये कहा कि जो टेन्योर है, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन को नहीं माना, फिर भी ये कहा कि जो ऑर्डिनेंस जो टर्म होगा वो 4 साल का ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कही कि अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज जो है वो 50 साल की होनी चाहिए। लेकिन इसके 3 महीने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों प्रोविजंस को आर्बिट्ररी माना और इनको स्ट्रक डाउन किया, और ये कहा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट ने फिर एक एक्ट पास कर दिया उसके 1 महीने बाद ही, है ना, ये जो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट है ये पास कर दिया, और वही सेम प्रोविजन जो है वो उस एक्ट में डाल दिया। तो इसीलिए उसी का यहाँ पर चैलेंज चल रहा है। अब आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें
तो पेटिशनर का ये कहना है कि जो 4 ईयर का टेन्योर है, ठीक है, जो 4 साल का कार्यकाल है, वो मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स को इनसिक्योर बनाता है और उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव का प्रेशर भी रह सकता है। क्योंकि अगर उनको मतलब वो इस बात की अगर उम्मीद में रहें कि उनको रीअपॉइंटमेंट मिल सकता है, वो दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनको एग्जीक्यूटिव के ही दया करम पर रहना पड़ेगा, रहमो करम पर। तो एग्जीक्यूटिव का प्रेशर उनके ऊपर रह सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया कि जो ये एज लिमिट रखी गई है 50 साल की, ये आर्बिट्रेरली एक्सक्लूड करती है सक्सेसफुल यंगर लॉयर्स को, ठीक है। इवन दो अ पर्सन कैन बिकम अ हाई कोर्ट जज एट अ यंगर एज, हाई कोर्ट का जज वो छोटी उम्र में बन सकता है, इससे कम उम्र में बन सकता है, लेकिन वो इस तरीके से जो यंगर लॉयर्स हैं उनको क्या करता है, उनको एक्सक्लूड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो पेटिशनर्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी जो काउंटर एफिडेविट दी है उसमें ये कहा है कि जो एज लिमिट है वो ये इंश्योर करती है कि कैंडिडेट्स के पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस, पर्याप्त अनुभव हो, और जो 4 ईयर का टर्म है वो उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी देता है, ठीक है। ऐसा वहाँ पर काउंटर किया गया है केंद्र की तरफ से। और फर्दर उन्होंने एक्ट को ये कह के भी डिफेंड किया है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ प्योर पॉलिसी विच फेल विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ पार्लियामेंट। कि इस तरीके का जो एक्ट हमने बनाया है ये बेसिकली एक पॉलिसी वाला पार्ट है, और ये काम करना, इस तरीके का एक्ट बनाना सिर्फ पार्लियामेंट का डोमेन है। और जुडिशरी जो है वो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है ना। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रोविजंस को वायलेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उल्टा वो दोष जो है जुडिशरी के ऊपर मढ़ दिया कि जुडिशरी जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है, ठीक है। अब इस जो ये टसल चलती रही, इसकी वजह से ट्रिब्यूनल्स की जो वैकेंसीज हैं उनको भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। अगर हम बात करें तो सरकार का डेटा है दिसंबर 2022 का, उसमें ये बताया गया है कि कई सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है। जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, NCLAT जो होता है उसमें 24 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जहाँ पर 32 की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है लेकिन 24 वैकेंसीज है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें वहाँ पर भी 34 का सेक्शन स्ट्रेंथ है, वहाँ पर भी 24 वैकेंसीज हैं। इनकम टैक्स का जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है उसमें अगर हम बात करें तो 63 जुडिशियल मेंबर की पोस्ट में से 18 वहाँ पर भी वैकेंट है। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की बात करें तो वाइस चेयरमैन जुडिशियल की जो 2 पोस्ट हैं वो भी वहाँ पर नहीं भरी गई हैं, ठीक है। 16 आउट ऑफ 20 जुडिशियल मेंबर की पोस्ट जो है वो भी खाली है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये ऑब्जर्व मतलब पहले वो ये चीज़ ऑब्जर्व किया कर चुका है कि इस तरीके के जो ये हैं वैकेंसीज हैं, इनकी वजह से ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये वर्चुअली डिफंक्ट हो रहे हैं। डिफंक्ट मतलब कि ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कहने को तो ट्रिब्यूनल्स हैं लेकिन वहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज हैं कि वो वर्चुअली एक तरीके से डिफंक्ट लग रहे हैं, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल हो गए हैं। और वैकेंसीज क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो ये एक्ट वगैरह को लेकर इशू चल रहा है तो उस वजह से वो कि कितने साल का टेन्योर होगा, कितनी उसकी एज लिमिट होगी, तो वो भर्तियाँ हो ही नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो आई होप आप बात समझे, क्लियर है ना। ये बेसिकली एक अच्छा आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है। अगर कहीं पर मैं जैसे आपको कुछ चीज़ें जैसे आप जब यहाँ से पढ़ते हैं ना, तो आपको अगर जैसे किसी मेंस के क्वेश्चन में अगर सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर कुछ कोई कोई कोर्ट सॉरी मतलब कोई केस अगर कोर्ट करना है ना, किसी केस का नाम मेंशन करना है तो इस वाले केस को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये जैसे अगर ये ट्रिब्यूनल्स को लेकर कोई इशू आता है तो आप ये वाला केस का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। ये रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक का जो केस है जिसमें 2017 के फाइनेंस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का केस था ये, ठीक है, कि उसमें ट्रिब्यूनल्स को लेकर रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, जो सेंटर को दी गई थी। तो इस तरीके के केसेस को आप थोड़ा सा अलग से अगर चाहें तो किसी अलग सी कॉपी वगैरह में नोट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनके बारे में 1-2 लाइन लिख लें और केस का नाम लिख लें, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, है ना, तो उसमें आप जब भी कोई इश्यूज पढ़ते हो, है ना, जैसे मान लो जैसे आपने यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर या टसल बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात करी, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको 1-2 केसेस और बता दिए, है ना। कौन सा? जो मैंने आपको बताया कि NCT दिल्ली वाला जो केस था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो वो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट वाला, कि वहाँ पर भी इस तरीके के सिमिलर इश्यूज हुए थे,
कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को खारिज किया या सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट जाके जो है वो पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया, है ना, तो वहाँ पर आप उन केसेस को रेफर कर सकते हो। यहाँ पर ये केस रॉजर मैथ्यू वाला हो ही गया, ये वाला केस ओवरऑल हो गया। फिर कहीं पर अगर कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल आपको कोट करना हुआ या साइट करना हुआ कि जहाँ पर बात की जा रही है कि अगर शॉर्टर टर्म होता है या किसी पद का कार्यकाल अगर छोटा होता है तो मेरिटोरियस कैंडिडेट जो है वो डिस्करेज होते हैं, वहाँ पर आप एक तरीके से वो है क्या बोलते हैं अग्निवीर वाला इशू, उसको साइट कर सकते हैं, उसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोर्ट चीज़ें इस तरीके से की जा सकती है, क्योंकि इससे ये दिखेगा, इससे एग्जामिनर को ये फील होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसी इशू को लेकर नॉलेज नहीं है, आप इस इशू को किसी दूसरे सिमिलर इशू से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं एंड यू नो हाउ टू कनेक्ट दैट थिंग्स, वो यहाँ से पता लगता है बस। तो इस तरीके की चीज़ें आपको डिटेल में नहीं लिखनी है। आप जब भी इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं तो या तो एक अलग से कॉपी बना लें, है ना, पतली सी 15-20-50 पन्ने की, या फिर ये कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर आप जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक की शुरुआत में या उससे रिलेटेड टॉपिक के एंड में आप 4-5 पन्ने छोड़ दें, है ना। कोई भी केस आप कहीं पर भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो उसको वहीं पर नोट कर लें, उसके बारे में 1-2 लाइन लिख लें, बस दैट्स इट, है ना। क्योंकि एग्जाम में तो जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो आपको उस केस के बारे में 2-3 लाइनें लिखने का भी स्पेस नहीं होगा, है ना, क्योंकि वैसे ही 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जस्ट उस केस को आप मेंशन कर दें कि एज हैपेंड इन दिस केस। तो जो एग्जामिनर है, अगर आप रेलिवेंट केस को साइट करते हैं तो एग्जामिनर को पता है कि हाँ बस केस का नाम लिख देने से ही काफ़ी हो जाएगा, कि उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे को जो है वो आइडिया है कि अगर इन्होंने इस केस को मेंशन किया है इस कंटेक्स्ट में तो मतलब इसको पता है कि इस केस में क्या बात हुई थी। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है और ऐसे ही करना है। थोड़ा थोड़ा केसेस को भी ध्यान रखें और उनमें क्या मुख्य मुख्य बातें कही गई हैं और किस तरीके से आप थोड़ा सा चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं वो ज़रूर देख लें। ठीक है, चलो, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें कवर करने थे। जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप इस तरीके की सी सेट, ये जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। 599 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ हमारा जो बैच है सी सेट लाइव क्लासेस का, ये शुरू हो चुका है ओनली एट 1299 रुपीज़। तो अगर आप इसमें भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी ये लिस्टेड है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया है कि अगर आप ट्रायल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ 49 रुपीज़ में तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप कोई फीडबैक देना चाहें तो उसके लिए भी आप मोस्ट वेलकम है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।